नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं एंड सभी के घर वाले भी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिलाना चाहिए। हमें सरकार के हर नियमों की पालना करनी चाहिए और जहां तक जरूरी नहीं हो हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा के ही निकलें तथा घर में आते ही वापस आप हाथ सैनिटाइजर से या साबुन से धोएंगे और हम इस कोरोना महामारी से जल्दी अपने देश को बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो आज हम देखेंगे 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो हमेशा की तरह जो हमारे जीके की तरफ बढ़ने से पहले, करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले हम मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। यू कैन आइदर एक्सपीरियंस द पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। कि चॉइस इज योर, ये आपके पास है कि आप अनुशासन का दर्द सहन करना चाहते हो या फिर अफसोस का दर्द। क्योंकि आप किसी चीज में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक डिसिप्लिन मैनर में उसमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना पड़ता है। तो उस जो अनुशासन है, अगर आप कोई भी चीज तुरंत नहीं पाई जाती, उसको स्टेप बाय स्टेप हमें पाना होता है। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप इस दर्द को सहन करना चाहते हो या फिर लास्ट में जब आप जल्दी में किसी चीज को पाने के चक्कर में फिर फेल हो जाओगे, फिर अफसोस होगा कि मैं वन बाय वन करके इस चीज के लिए नहीं आया। तो आप कौन सा दर्द सहन करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप एक डिसिप्लिन मैनर में स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को निर्धारित कीजिए तथा दिस इज द बेस्ट स्टेप टू अचीव योर गोल इन अ डिसिप्लिन एंड स्टेप बाय स्टेप में। ठीक है, तो आपको अपने स्टेप बाय स्टेप अपनी गोल की तरफ जाना है और अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में आप टाइम टेबल से अरेंज कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सको। किसी भी एग्जाम को भी अगर पास करना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की न्यूज देख लेते हैं। आज है वर्ल्ड यूथ स्किल डे जो 15 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि डेजिग्नेटेड है जनरल असेंबली इन 2014। जो 2014 में जनरल असेंबली ने इसको शुरू किया था। एक अपॉर्चुनिटी है यंग पीपल के लिए, टेक्निकल के एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए, कि यूथ है वो आज पूरे संसार की जो बैकबोन है, नॉट ओनली कंट्री, पूरे संसार की जो वो बैकबोन है वो यूथ ही है। और इस साल जो यूथ डे है वो एक चैलेंजिंग कॉन्टेक्स्ट, एक तरह के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि इस बार जो कोविड-19 बीमारी है, महामारी है, उसने क्या सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट किया तो यूथ को क्या है और उसके स्किल को क्या है। क्या स्किल क्या होता है? किसी काम में निपुणता। तो यूथ क्या है, वो स्किल से अपने देश, अपने संसार, अपनी सोसाइटी को बहुत ऊंचे स्तर तक लेके जाता है। तो जब ये महामारी चली है तो सारे के सारे यूथ, हर जो लोग है वो घर में जाके बंद हो चुके हैं। तो इससे इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इम्पेक्ट हुआ है यूथ पे, हुआ है यूथ स्किल्स पे हुआ है। तो इस बार थीम क्या है 2020 की? स्किल फॉर रिजिलेंट यूथ। याद रख लेना, थीम पूछी जा सकती है बहुत जगह। अब एक जो सर्वे किया गया था उसमें एस्टिमेट निकल के आया तो 70% ऑफ वर्ल्ड लर्नर, जो सीखने वाले लोग हैं ना, 70% वो जो अफेक्ट हो गए हैं, जो स्कूलें बंद हो गई उनकी वजह से। क्योंकि जो यूथ होता है वो स्कूलों में रहता है, सीखता है, कॉलेजों में होता है। तो अब अगर कॉलेजें बंद हो गई तो एक लर्निंग का माध्यम भी बंद हो गया। ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन माध्यम चला है, लेकिन आप ऑनलाइन की कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते फिजिकल एजुकेशन के साथ। जब एक टीचर और जो स्टूडेंट होता है ना, वो आमने सामने बैठ के उनके डाउट्स दूर होते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कभी भी एक ऑनलाइन में कभी भी नहीं हो सकता, मैं तो ये कहूंगा। तो सबसे ज्यादा 70% लर्नर इफेक्ट हुए हैं। ये सर्वे किया गया था टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि ज्वाइंट था यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक के साथ। तो आप एक बार यूनेस्को को भी देख लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन को देख लेना, एंड वर्ल्ड बैंक को देख लेना। ये कौन कौन सी जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है तथा इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। तो एक चीज और निकल के आई कि देयर इज अपवर्ड शिफ्ट एंड नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है, नीट जो इंडिया में है वो नीट नहीं है, कि भी एक जो शिफ्ट है वो अपवर्ड है, कि कोई बंदा है जो एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, एजुकेशन में भी है और ट्रेनिंग में नहीं है। इसमें क्या, लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बहुत सी देशों की पॉलिसी चेंज हो रही है उसके चलते। और ऑनलाइन जो चीजें हैं उससे भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट वैसे घटता जा रहा है, कि जहां 10 लोग काम करते थे अभी वो 3 लोगों में काम हो रहा है, जिससे क्या एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है। तो जो 2016 में कितना थे नीट, 259 मिलियन थे, जो 2019 में बढ़ के 267 हो गया, और 2021 में प्रोजेक्टेड है 273 पीपल नीट की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कोविड-19 जैसी महाबीमारी चली तो सबसे ज्यादा हिम्पर हुआ है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो हुआ है
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्योंकि जो सेक्टर्स हैं वो बंद हो गए सारे, तो एजुकेशन सेक्टर भी बंद हो गए, तो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती जो स्टूडेंट्स को है। एजुकेशन प्रोवाइड करा जा सकती है लेकिन क्वालिटी, नाम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही है क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड होगी। और ये भी बताया है कि जो मोर देन 1 in 6 पीपल, 6 बंदों में से एक से ज्यादा बंदे क्या है अभी काम से बाहर निकल चुके हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट में जा चुके हैं, वो अभी उनका काम छूट चुका है कोविड-19 के चलते। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो थीम पूछी जा सकती है स्किल डे की, तथा ये भी पूछा जा सकता है बड़े क्वेश्चन में कि कोविड-19 जो बीमारी है यूथ, जो वर्ल्ड के यूथ है उनको किस तरह प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन पार्टनरशिप विद अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग, जो क्या है उन्होंने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज। ये भारत आत्मनिर्भर इनोवेशन चैलेंज क्या है कि आज का जो वर्ड है वो क्या है मोबाइल पे आ रहा है, धीरे धीरे मोबाइल वर्ड शुरू हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन इतना कॉम्पैक्ट हो गया है कि एक मोबाइल में पूरा वर्ड समा रहा है, और वो भी क्या है एप्लीकेशन के तहत। तो वर्ड, पूरे वर्ल्ड में हर जो इंडस्ट्री हो गई वो मोबाइल से एप्लीकेशन से माध्यम से चलने लगी है। तो इंडिया ने भी ये इनोवेशन मिशन चालू किया है कि भारत में भी ऐसा चैलेंज होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन है हम इंडिया में बनाए, मोबाइल एप्लीकेशन इंडिया में बनाए। तो अभी ये चैलेंज लाया कि जो भी इंडियन जो बेस्ट एप्लीकेशन है उनको, जो ऑलरेडी जो है उनको क्या पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा तथा उनको जो प्रमोट किया जाएगा जो कि वर्ल्ड स्केल तक वो जा सके। जैसे कई एप्लीकेशन होगी, जैसे बाहर की एप्लीकेशन बताता हूँ, अमेजोन होगी, एक वर्ल्ड स्केल जो जो वर्ल्ड का स्तर है जो उसके ऊपर ये एप्लीकेशन है कि अमेजोन होगी, वो कहीं पे भी मतलब जाके एक ऑनलाइन जो स्टोर की काम में काम है, तो वो एक वर्ल्ड वाइड एक एप्लीकेशन है। उसी तरह इंडिया की जो एप्लीकेशन है, कोई छोटी छोटी एप्लीकेशन है, वो वर्ल्ड वाइड काम कर सकती है। एजुकेशन एप्लीकेशन नहीं जो केवल इंडिया तक है, टोटल वर्ल्ड में वो काम कर सकते हैं। उनको क्या सर्च आउट किया जाएगा, फिर उनको क्या प्रमोट किया जाएगा। तो ये दो ट्रैक में काम हो रहा है, एक तो क्या प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऐप, एक तो जो जो ऑलरेडी ऐप बन चुकी है उनको प्रमोट किया जाएगा, दूसरा क्या है हमें नई एप्लीकेशन भी डेवलप करनी है। तो इसी जैसे कल 2 दिन पहले हमने एक न्यूज देखी थी कि जो ये नीति आयोग ने जो प्लेज्मो एक जो हमारा स्टार्टअप है उसके साथ कॉर्पोरेशन किया है कि स्कूली बच्चों के अटल थिंकिंग लैब के तहत स्कूल के जो बच्चे हैं उनको क्या है जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाएगा फ्री में, ताकि जो बच्चे भी हैं जो मोबाइल का जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है और डिजिटल जो मीडिया है उसमें अपनी भागीदारी निभा सके तथा जो एक नया रिवोल्यूशन स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो अब इसमें क्या है जो इनोवेशन चैलेंज है वो 18 जुलाई को तक ही है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो 18 जुलाई तक आपके पास अगर आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप की है तो आप इस पे आप कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। बाद में क्या होगा, एक जूरी होगा, वो एक्सपर्ट प्राइवेट सेक्टर होंगे, जो अकेडमी होगा, वो जो सारी एप्लीकेशन को देखेंगे फिर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, अवार्ड भी मिलेगा उनको। ठीक है, तो पहला अवार्ड है 20 लाख का है, दूसरा 15 लाख का और तीसरा 10 लाख का। अब क्वेश्चन मेरा क्या है, डू यू थिंक एप्लीकेशन इनोवेशन चैलेंज वर्क्स टू फाइंड आउट टैलेंट, क्या ये जो टैलेंट को फाइंड आउट करने के लिए काम करेगा? क्योंकि ज्यादातर क्या एप्लीकेशन क्या होती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनाती है। ठीक है, और क्या है हाउ इट वर्क्स इन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स इन कंपनी, ये कैसे काम करेगा स्टार्टअप के तौर पे, एप्लीकेशन कैसे काम करेंगे। तो आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, ओयो हो गया एंड जो त्रिवागो हो गया, जैसे इंडिविजुअल जो आईटी कंपनीज के बच्चे हैं ना उन्होंने बनाया था। तो एक आपके लिए एग्जाम्पल है। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट अफोर्ड्स द राइट ऑफ रॉयल फैमिली ओवर श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है जो राइट्स है रॉयल फैमिली के उनको बरकरार रखा है पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के जो ट्रस्ट में। तो ये क्या है डिसीजन क्या है, जो एक बहुत पुराना जो केस था उसको सामने लेके आया कि जो रॉयल फैमिली थी और गवर्नमेंट था, जो केरला गवर्नमेंट थे, उनके सामने एक बीच में टसल चल रहा था इसके चक्कर में, तो उसी के ऊपर ये डिसीजन आया है। वर्डिक केम आफ्टर 9 ईयर रूल्ड 2011 जजमेंट। तो 2011 का जो जजमेंट था उसके बाद ये आया केरला हाई कोर्ट विच फेवर द स्टेट गवर्नमेंट। केरला हाई कोर्ट ने जो स्टेट की गवर्नमेंट था उसको फेवर किया था। नाउ डेली एडमिनिस्ट्रेशन वुड मैनेज बाय इंटरिम कमिटी हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट। अभी क्या डेली एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैनेज किया जाएगा एक इंटरिम कमेटी के द्वारा जो हेडेड होगी डिस्ट्रिक्ट से। तो आप ये क्वेश्चन देख लेना कि जो ये पूछा जा सकता है कि जो एक पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है वो किसके थ्रू मैनेज की जाएगी तथा कौन उसके हेड हो गए। ठीक है, अब 2012-11 में क्या हुआ था, जो टेम्पल के जो जो खजाना था उसमें से 6 में से 5 खजाने खोल लिए गए थे, और उनकी जो वेल्थ थी, सॉरी वेल्थ नहीं वेल्थ है, 90,000 करोड़ थी, और जो दूसरा खजाना था वो खोला नहीं गया था। लेकिन अब क्या है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि इसको खोलना है
या नहीं खोलना है। अभी क्या केस था कि जो किंग था वो रॉयल फैमिली का, वो इसका एक ट्रस्टी था जो जो ट्रस्ट मैनेज करता था इस एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन 1996 के लगभग वो एक्सपायर हो गए। फिर एक 2009 में क्या एक आईपीएस ऑफिसर ने जो क्या है कि हाई कोर्ट में मूव किए कि ये जो टेम्पल का मैनेजमेंट है गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया जाए। तो आपको पता है कि आईपीएस ऑफिसर अगर ऐसा मूव लेके आ रहा है तो डेफिनेटली ये गवर्नमेंट का ही मिला जुला काम है। तो फिर क्या है, हाई कोर्ट था कलकत्ता, जो वहां का हाई कोर्ट था केरला, उसने ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया। फिर जो रॉयल फैमिली थी वो सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका वर्डिक्ट किया है कि गवर्नमेंट नहीं, इसका जो ट्रस्ट में होगा रॉयल फैमिली का बंदा होगा, गवर्नमेंट को ट्रांसफर ना किया जाए। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में है। अगर आप भी कहीं भी केरला जाओ तो रेलवे स्टेशन के लेफ्ट साइड में जरूर देख के आना, बहुत ही अच्छा टेम्पल है। नेक्स्ट न्यूज है, श्री गडकरी इनोग्रेट्स एंड लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन रुपीज 20,000 करोड़। जो गडकरी जी हैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उन्होंने एक नया फाउंडेशन स्टोन को फाउंड किया है। मतलब स्टोन फाउंडेशन होता है किसी को अगर इनोग्रेट करते हैं, किसी काम को चालू करते हैं, न्यू न्यू डालते हैं ना उसी को। तो वो क्या है, इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो 20,000 करोड़ का है उसके लिए किया है। अब ये क्या करेगा, जो चंडीगढ़ टू दिल्ली एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस है उसको क्या है कवर करने के लिए पहले 4 घंटे लगते थे, अभी ये 2 घंटे में हम कवर कर पाएंगे। इसको टाइम लगेगा लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन होता है कि जब डेवलपिंग कंट्री होती है ना, उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा मीनिंग रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में तथा सामान को पहुंचाने के लिए। और तथा साथ ही में हरियाणा गवर्नमेंट को लिए एक वेकिंग कॉल भी दिया है कि आप यहाँ आइए तथा अपनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कीजिए, क्लस्टर बनाइए, इंक्लूडिंग एमएसएमईज भी, जो हाईवे के जो चारों तरफ आप एमएसएमईज भी एस्टैब्लिश कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता है, जैसे कोई हाईवे कहीं से निकलता है तो उसकी आसपास की जमीन के रेट बढ़ जाते हैं, क्यों, वहां पे क्या है फिर छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो शुरू हो जाते हैं। और ये अच्छी बात भी है कि है वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, कोई होटल खुलेगा, कोई ढाबा खुलेगा, और भी बहुत सारे जो टायर ट्यूब वाले हो गए। तो ये एक जॉब क्रिएटिंग भी हो जाता है कि जॉब कैसे प्रोवाइड किया जाए, और साथ में डेवलपमेंट भी काम हो गया। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। साथ में मेडिकल एजुकेशन वगैरह सब में साथ देता है कि जो पिछड़े इलाके हैं, क्या प्रोजेक्ट विल आल्सो सेव द टाइम, फ्यूल कॉस्ट एंड आल्सो बूस्ट डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। जो बैकवर्ड एरिया हैं जो अभी तक इसमें जुड़े हुए नहीं होते, वो भी एक स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज राइट टू इन्वेस्ट मोर ऑन ट्रांसपोर्टेशन इन डेवलपिंग इंडिया। ये कहाँ तक सही है कि आप ट्रांसपोर्टेशन को एक डेवलपिंग कंट्री में आप मतलब महत्व दे रहे हो। क्या हमें जो हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के तहत में, आप अपने वर्डों में बताइए। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं हिंट में कि हर चीजें हमेशा पैरेलल चलती है। आप ये नहीं है कि एक जो ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा ध्यान दे दिया, एजुकेशन पे ज्यादा दे दिया, हेल्थ और एजुकेशन पे नहीं, हेल्थ पे भी बराबर होना चाहिए, एजुकेशन भी बराबर होना चाहिए, एंड जो डेवलपमेंट है उसमें भी बराबर होना चाहिए। इससे देश का विकास होता है। और हेल्थ एंड एजुकेशन भी इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन रेलवे क्रिएट पोस्ट कोविड, क्या इंडियन रेलवे क्रिएट पोस्ट कोविड कोच टू इंश्योर सेफ जर्नी। क्या है, अभी जो कोविड 19 के चलते जो रेल में सफर शुरू हो गया है तो वह एक डर के साथ शुरू हो गया है कि कहीं पे भी हम हाथ लगा देंगे तो क्या होगा, कोविड जो कोरोना का वायरस हम साथ लेके आ जाएंगे। तो इसी के चलते अभी इंडियन रेलवे ने एक नया पोर्ट जो कोच है वो किया है, बनाया है, जो कोविड 19 के बाद में काम आएगा। तो ये कहाँ बनाया गया है, कपूरथला में बनाया गया है, जो कपूरथला का है पंजाब में है। तो इसमें क्या क्या बनाया गया, हैंड ब्रिज एमिनिटीज होंगी, हमें इन चीजों को हाथ से छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फोटो नहीं है, फूड ऑपरेटेड वाटर टैंक हो गया, सोप डिस्पेंसर हो गया, फूड ऑपरेटेड लेबोरेटरी डोर हो गए, फूड ऑपरेटेड फ्लश वाल्व हो गए, एंड फोर आर्म ऑपरेटेड हैंडल हो गए। तो क्या कि अगर हम पहले क्या अगर दरवाजा खोलते थे तो हमें हाथ से पकड़ के खोलना पड़ता था क्योंकि एक ही साइड में खुलता था। लेकिन अब क्या इसको दोनों साइड में कर दिया, मैंने भी देखा था कि आप कोने लगा के आप दरवाजे को खोल सकते हो, चाहे अंदर आओ चाहे बाहर जाओ। ठीक है, पहले वो केवल अंदर की साइड में खुलता था। तो ये एक अच्छा स्टेप है क्योंकि ये अभी बीमारी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है, अगर टीका भी बन गया तो बीमारी और ये वायरस जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। साथ ही में क्या किया, जो हैंडल्स है उनको क्या कॉपर कोटिंग कर दिया गया है। कॉपर क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है कॉपर की। तो अगर वायरस उस पर छू भी जाता है, गिर भी जाता है, वायरस अगर उसको उस पर लैंड होता है तो कुछ ही घंटे में खत्म हो जाएगा। फिर प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन किया गया है, जो एयर है जो एसी वेंट के थ्रू प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे जो एंटी फंगस होगा, जो जो बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वायरस वगैरह खत्म हो जाएंगे। टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है इसी के चलते।
तो अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, पोस्ट कोविड रेल कोचेस डिजाइन बाय विच फैक्ट्री, कौन सी फैक्ट्री के द्वारा बनाई गई है, तो ये आपको बताइए। और भी आप बहुत बड़े इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में ले सकते हो कि जैसे जो मेडिकल जो काम है, जो एक कोच फैक्ट्री भी जो मेडिकल जो चीजें हैं वो ध्यान में रख रही है कि ऐसे मेडिकल जो टर्म्स हैं वो यूज करके आप चीजें डिजाइन कर रहे हो। जैसे हमने एक देखा था डीआरडीओ है, वो हॉस्पिटल बना रहा है। तो ये बहुत ही आप बड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लिख सकते हो कि इंडिया क्या है, इंट्रीमिक्स है। कोई भी चीज हम कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब जब इमरजेंसी आती है ना, तो हम एक साथ हैं और हम एक दूसरे का साथ किस तरह निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लो कॉस्ट कैपेसिटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज वेस्ट कॉटन, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आप देख लीजिए पहले ही, इंडस्ट्रीज वेस्ट कॉटन, ठीक है, वेस्ट एंड नेचुरल सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स कैन हेल्प एनर्जी स्टोरेज। एक लो कॉस्ट कैपेसिटर बनाया गया है जो इंडस्ट्रीज वेस्ट कॉटन है उससे तथा सी वाटर इलेक्ट्रोलाइट से। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज वेस्ट है, तो वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है उसमें बहुत फायदा देगा कि वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ी एक समस्या है कि जो इंडस्ट्री जो शहरों का वेस्ट कैसे मैनेजमेंट किया जाए। अगर हम उसी वेस्ट से जो कचरा है उससे अगर हम कुछ इनोवेशन करने लग जाए तो एक वो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो ये क्या है, किसने डेवलप किया, साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेट्रोलॉजी एंड न्यू मटेरियल्स, एआरसीआई के द्वारा ये रिसर्च की गई है। तो इसकी क्या है, लो कॉस्ट है, फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जो लो कॉस्ट कैपेसिटर है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कॉटन से बनाया गया है, किसने बनाया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन फाइनलाइज न्यूक्लियर सिविल पैक्ट रोड मैप ऑफ ब्रॉड बेसिंग टाइज, कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने क्या फाइनलाइज किया अपना न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पैक्ट, जो न्यूक्लियर एनर्जी का है सिविल यूज में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे कुछ और ट्रेन वगैरह चलाने के लिए ऐसी कुछ चीजें कुछ भी चला सकते हैं। आज न्यूक्लियर का बहुत ब्रॉड बेस में अभी हम यूज कर रहे हैं एनर्जी का। तो सिविल यूज के लिए, केवल जनता के लिए, ये कोई वार वगैरह हो गई बम बनाने के लिए नहीं, ठीक है, पहले बताया जा रहा है। तो ये 13 साल बाद में ये डिसीजन हुआ है, क्योंकि 2007 में ये जो फ्रेमवर्क है वो शुरू हुआ था। तो ये 27 नेशन का ब्लॉक है, पहले 28 थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन से कौन है, ब्रेग्जिट हो रहा है ना, तो अभी 27 नेशन का ब्लॉक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया के लिए, वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 2018 में इसका ट्रेडिंग पार्ट थी 115.6 बिलियन, जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू थी हमारी 57.17 बिलियन, तथा इंपोर्ट था 58.4 ये सब डॉलर में, बिलियन में, ठीक है। कल हमने देखा था अमेरिका है, लेकिन ये क्या है, ब्लॉक है, ये इंडिविजुअल देश नहीं है, बहुत सारे देशों का समूह है, 27 देशों, इसलिए इसकी ट्रेडिंग ज्यादा हो रही है। अब नेगोशिएशन मैंने बताया था कि 13 साल बाद में ये भी फाइनलाइज हुआ है। 2007 में नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था एज ब्रॉड बेस्ड बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बीटीआई के तहत। बट क्या ये फाइनलाइज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में कुछ मेजर डिफरेंसेस थे, इसकी वजह से नो फाइनलाइज नहीं था। अब मेजर डिफरेंसेस क्या थे, यूरोपियन यूनियन चाहता था उसके ऑटोमोबाइल से ड्यूटी कट की जाए, उसका टैक्स रिडक्शन किया जाए जो शराब है उस पर तथा डेयरी प्रोडक्ट्स पे। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट्स पे, अगर इन पे चीजों पे हम उनका टैक्स रिडक्शन कर देंगे तो हमारे जो डोमेस्टिक डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या है, वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर क्या उनके भाव नहीं बढ़ जाएंगे और दूसरे देश आगे वहां पे डेयरी प्रोडक्ट स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे जो एमएसएमईज हैं वो क्या है, बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए ये काम नहीं हुआ। और दूसरे तरह में इंडिया क्या चाहता था, ये ग्रांट है, ठीक है, ग्रांट। तो क्या था, डाटा सिक्योर नेशन स्टेटस चाहता था यूरोपियन नेशन। आपको पता है यूरोपियन नेशन के डाटा का एक सिक्योर का अलग से एक लॉ बना हुआ है, तो उसमें वो क्या स्टेटस चाहता था इंडिया। लेकिन इंडिया वो कंट्री थी जो नॉट कंसिडर्ड डाटा सिक्योर, यूरोपियन यूनियन के द्वारा वो डाटा सिक्योर में वो देश नहीं माना जाता था। और इससे क्या होता था कि जो डाटा था, सेंसिटिव डाटा है, वो फ्लो नहीं हो पा रहा। जैसे हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, मेडिकल जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जो टूरिस्ट आते हैं, तो उनका क्या डाटा फ्लो नहीं होता था, तो हमारे क्या है इकोनॉमी पे भी एक अलग इफेक्ट पड़ता है। तो ये इंडिया ये नहीं चाहता था, इसी वजह से दोनों देशों में ये 13 साल तक ये इफेक्ट पीछे पड़ा रहा। अब वहां पे क्या है, फ्रांस में क्या है, वो जो फ्रांस है वो बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर पावर पर डिपेंड रहता है, और वहां पे एक मेजर एक्सपोर्टर भी है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो हमें वहां से भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल सकती है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, आफ्टर 13 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन इंडिया फाइनलाइज न्यूक्लियर सिविल पैक्ट विथ विच, है ना, ब्लॉक या विच कंट्री। तो ये एक यूरोपियन यूनियन के तहत हुआ, एक कंट्री के तहत नहीं हुआ, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट है, यूएस स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो अगेन वांट्स चाइना, उसने अगेन अमेरिका को वार्न किया है, क्या बोला है, द यूनाइटेड स्टेट चैंपियंस ए फ्री एंड रेड पैसिफिक,
वी आर मेकिंग क्लियर बीजिंग क्लेम्स अक्रॉस द साउथ चाइना सी आर कंप्लीट अननोन। उसने बोला है कि जो हम क्लियर बोल रहे हैं कि साउथ चाइना सी में जो आप जो आर्टिफिशियल जो बना रहे हो क्या है आइलैंड्स, वो आपका कहीं से अनलॉफुल है सारे। आपका साउथ चाइना सी पे पूरे पे दबदबा नहीं है, आपका साउथ चाइना सी नहीं है। ओपन सी जो ओपन सी पैक्ट है यूनाइटेड नेशन का, वो ही काम करेगा। समुद्र सबका है, आपका अकेला नहीं है। फ्री ट्रेड होगा पूरे इंडो पैसिफिक में। साउथ चाइना उनका सी चाइना का नहीं है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कहा है कि जो ये प्रीडेटरी है, प्रीडेटरी वर्ड नहीं है, प्रीडेटरी, जो लोग प्रीडेटर प्रीडेट जानते हो ना, जो उसका व्यू है, उसका कोई प्लेस नहीं है जो 21st सेंचुरी में। जो कि सम्मान था जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो एक्सपेंशन की जो जो अभी युग है वो खत्म हो चुका है, अभी डेवलपमेंट का युग है। तो सेम ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, क्योंकि आपको जानते हो अमेरिका और भारत के भी रिश्ते बहुत हद तक बहुत अच्छे हैं। और एक और इंटेलिजेंस न्यूज आई है अमेरिका की तरफ से कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो प्रेशराइज कर रही है जो सोल्जर जो है, जो भारत और चाइना के बॉर्डर क्लैश में जो चाइना के सोल्जर्स मरे थे, उनका आप ब्यूरियल सेरेमनी नहीं करोगे, आप सेरेमनी नहीं मनाओगे कि आपने उनका दाह संस्कार किया है। ये किस लिए पता है आपको? कि चाइना आप बताने नहीं चाहते कि मेरी एक्चुअल में वहां पे कितने सैनिक सैनिक मरे थे। जबकि इंडिया ने तो अपने जो 20 सैनिक थे उनको क्या है, डेथ को क्या है मेमोराइज किया गया है विथ ऑनर एंड सेरेमनी, कि उनको शहीद घोषित किया है कि वो शहीद हुए हैं। लेकिन चाइना इस चीज को छुपा रहा है, वो अपनी नाकामयाबी को पूरे वर्ल्ड के सामने नहीं आने देना चाहता है। और अभी क्या यूएस से चाइना के बीच में टेंशन भी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि बीजिंग क्या अटेम्प्ट कर रहा है कि न्यू दिल्ली के जो हिस्टोरिकल टाइज है, इंडिया के जो हिस्टोरिकल टाइज है नेपाल और ईरान के साथ, उनके बीच में भी चाइना घुस रहा है। अब नेपाल का पता ही है, नेपाल ने चाइना के साथ में आके ही जो अपना पॉलिटिकल मैप था वो चेंज किया था। कौन सा काला पानी हो गया, लीबिया दौरा हो गया, एंड कौन सा लिपुलेख का, वो चाइना के प्रेशर में आके उन्होंने ये काम किया था। अभी ईरान के बीच में भी हो रहा है क्या, चाइना ने क्या अभी इन्वेस्टमेंट किया है $400 बिलियन जो ईरान में। जो अभी ईरान ने कल जैसे हमने न्यूज में देखा था कि ईरान क्या है अभी जो जो प्रोजेक्ट है चाहबार प्रोजेक्ट, वो अपने आप से कर रहा है। तो वहां पे अभी क्या जाके, जबकि अमेरिका ने ईरान पे सैंक्शन लगा रखे, तो चाइना इनडायरेक्टली जाके अभी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अभी वो हमें इंडिया की जो प्रेजेंस है वहां पे रोक देगा। पहले ग्वादर पोर्ट पे रोक दी, अभी चाहबार प्रोजेक्ट पे भी चाइना जाके रोक देगा, ताकि इंडिया जाके जो मिडिल वेस्ट कंट्रीज हैं उनमें ना पहुंच पाए। और ये यूएसए के लिए भी एक चैलेंज हो गया कि चैलेंज वहां पे उसने सैंक्शन लगा रखे थे और चाइना इनडायरेक्टली जाके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एनपीए में विटनेस अनप्रेसिडेंट इन इंक्रीज इन 6 मंथ। जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो क्या है जो नेक्स्ट जो 6 महीने आने वाले हैं वो उसमें इंक्रीज होगा। जो फॉर्मर जो अपने गवर्नर रघुराम राजन आरबीआई जी के, उन्होंने ये बात की है। ये कैसे हो सकता है? जो अभी कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ है, जो कोविड-19 महामारी चलती है उसके बाद तो लॉकडाउन शुरू हो गया, और उस लॉकडाउन में क्या है, उसको बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन हुआ। इससे क्या है, बिजनेस सबसे ज्यादा हार्ड हुए। अगर आप किसी ने लोन लेकर गए और उसका बिजनेस उसी समय पे अगर बर्बाद हो गया 6 महीने के लॉकडाउन में चलता, तो वो अपना लोन कैसे चुका पाएगा? तो उसी के चलते क्या है, वो चाहे इंटेंसली हो या इनइंटेंसली, वो इंटेंसली नहीं होगा, वो इनइंटेंसली हो जाएगा। जब बिजनेस ही हार्ड हो गया, उसने लोन अभी लिया है और लोन चुका नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये एनपीए रेज होगा। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव फैक्टर इंडियन इकोनॉमी में क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर पिछले साल भी अच्छा किया और अभी भी मानसून अच्छा आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव फीचर है, अभी फैक्टर है कि इंडियन इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, तथा उसको जो फार्म जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ऐसे जो काम भी किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे अभी फार्मर क्या है, मंडी में जो सामान बेचने के लिए बाध्य नहीं है, दूसरे स्टेट में भी जा सकता है, जिससे उसकी इनकम बढ़ेगी। और बहुत सारे जो एफबीओ वगैरह भी बना रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जो इसमें भी रेगुलेट कर रहा है इंडिया। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, डू यू बिलीव एनपीए विल इंक्रीज इन पोस्ट कोविड-19? क्या आप इस चीज को मानते हो कि जो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट है वो बढ़ेंगी कोविड-19 के जो बाद में? तो आपका व्यू है जैसे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन आर्मी टू एक्वायर यूएसए यूएवी एंड इजरायली लोटरिंग बॉम्ब्स। तो ये तो हो गया, यूएवी है जो अंदर तक जाके डीप स्ट्राइक कर सकता है, और ये है लोटरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लोटरिंग बम इजराइल का। आपको पता है इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। तो स्पाइक फायरफ्लाई एमुनेशन विद ऐड टू लेथेलिटी टू ग्राउंड इन्फेंट्री। जो हमारी ग्राउंड इन्फेंट्री है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा उसको पावरफुल कर देगी, कि ये अंदर तक जाके, आपको इन्फेंट्री को नहीं जाना है, वहां पे जाके स्ट्राइक कर देगा। इसकी रेंज हो जाएगी 40 किलोमीटर तक की।
ये उड़ सकता है, ये बम है जो उड़ने वाला बम है, इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं, मिसाइल की तरह नहीं है, धीरे धीरे ये जाके एक मक्खी की तरह जा सकता है। केपेबल ऑफ डिलीवरिंग एप्रिसिएशन, क्या प्रीशियन, अप्रिसिएशन नहीं प्रीशियस है, ठीक है, प्रीशियस स्ट्राइक ऑन ट्रूप्स हाइडिंग अंडर रेंज ऑफ 1 किलोमीटर। तो एक किलोमीटर की रेंज के अंदर जो दुश्मन छुपे हैं ना, उन पे जाके प्रीशियस स्ट्राइक कर सकता है, मतलब पिन पॉइंट स्ट्राइक कर सकता है। वो वहां पे जाके अगर इसको वहां तक छोड़ दिया तो ये क्या करेगा, वहां पे ऊपर वेट कर सकता है, मतलब होवर कर सकता है, और हमें दूसरी जगह ले जाना है, इसमें कैमरे भी लगे होते हैं, तो ये दूसरी जगह चला जाएगा, टारगेट को लोकेट करेगा। और इसको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हमें इससे क्या है फायदा होगा कि ये नहीं है कि मिसाइल की तरह बम की तरह छोड़ दिया तो जाके फट जाएगा, इससे हमारा पैसा भी बचेगा। अगर आपको लग रहा है कि इनेमी पास में नहीं है तो इसको वापस बुलाया जा सकता है, ये वापस अपने जो अपना पैलेस है ना वहां पे आ जाएगा। जिससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी में एक अच्छा फायदा होगा कि ये एक बम है खराब नहीं होगा, इसको दोबारा रीयूज किया जा सकता है फिर। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के तहत बनाया गया था। आर्मी क्या परचेज करिए 200 पीस ऑफ RQ-11 यूएवी ऑफ एशिया, जो ये यूएवी है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये 200 खरीद रही है, जो कि 500 फीट की एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है। ये 500 फीट एल्टीट्यूड क्या है, लो लेवल एल्टीट्यूड होता है, अगर हम नीचे से नीचे एल्टीट्यूड पे जाओ तो क्या राडार में नहीं आते हैं, और 10 किलोमीटर तक जा सकता है अंदर, स्पीड ऑफ 95 किलोमीटर पर आवर। अब सोचो 10 किलोमीटर तक और 95 किलोमीटर, ये मतलब मिनटों में जाएगा और मिनटों में आ सकता है, और प्रेसिस स्ट्राइक करके आ सकता है। तो ये जैसे हमारा हो गया जो LOC की तरफ ये इनको डेवलप किया जाएगा, तो ये बम क्या है, जो आतंकवादी जो इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, जो अंदर घुसते हैं, उनको रोका जा सकता है, तो उनको बिना कैजुअलिटी के आतंकवादियों को मारा जा सकता है। हमारे सैनिक उनसे भिड़े बिना ही बम से उनको उड़ा सकते हैं, उनको लोकेट करके उड़ा सकते हैं, ठीक है। आज की न्यूज के लिए इतना ही। आप PDF डाउनलोड कर सकते हो skvincer.blogspot.com के, जो पूरे ब्लॉग के नीचे नीचे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड PDF ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और डिसलाइक किया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। एंड अगर लाइक किया हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।